सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री एग्जैक्ट थीटा होता है, तो मुझे बताओ इसका एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, निकालो। इसके लिए एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये ध्यान रख लेना। इसके लिए एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या होगा। इसके लिए एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, तो जब तुम एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना आएगा, निकालोगे तो हो नहीं पता है मुझे, तो कितना आ जाएगा, cos 107 डिग्री 0.5 इज इक्वल टू माइनस के 1/i। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी i की 3.33 के अप्रोक्स आ जाएगी। तो हमारा जो अमोनिया का होता है एब्सोल्यूट वो होता है 3.33 हाइब्रिडाइजेशन, और हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं, sp3। अगर कभी तुम्हारे क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया। ऑप्शन तुम्हें पहला देगा चिपका के, पहले ही देगा sp3, दूसरा देगा sp2 दे देगा, सी क्या देगा sp3.33, और डी क्या दे देगा, सपोज करो sp3.41 दे देगा। अब तुम ध्यान से, जब तुमने तो पढ़ रखा है भाई, तुमने तो अमोनिया का बचपन से पढ़ रखे है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर इन वैल्यू को दिख जाए, तुम्हें ये वैल्यू दिख जाए, ये और ये, तो जब कभी भी तुम्हें अगर मल्टीपल चॉइस में आ रहा है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली आंसर दोनों हो जाएंगे, लेकिन अगर सिंगल करेक्ट में आ रहा है तो तुम्हारा आंसर ये होगा सी। अगर ये सारे sp3 ना देखें, sp4 होता है, sp3d होता, तो तब तो तुम्हारा हो सकता था, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में sp3.33 दे दिया तो तुम्हें इसी को आंसर टिक करके आना है, ना कि sp3 को करके आओगे। sp3 को करके आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3.33। अब मुझे बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इस पे sp3.33 कहाँ लाई करेगा, बताओ कहाँ लाई करेगा। अब तुमसे अगर देखो बहुत चीज़ें पूछ सकता है, चीज़ें क्वेश्चनों का मैं सिलसिला स्टार्ट कर ही देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो गया पहला कि sp3.33। अब देखो, अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में इन हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करना हो या बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करोगे। देखो अब ध्यान से, पहला क्वेश्चन टाइप कि क्वेश्चन पहला क्या आ सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट कि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दे दे इस तरीके से और पूछ दे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पे, इन तीनों पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ए बी सी, इन तीनों पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो वो तुम्हें ऑप्शन भी लिख के देगा, ए बी सी के तीनों के अलग अलग, लेकिन तुम्हें पता रहना चाहिए कि जब तुम्हें अमोनिया की बात कर रहा है तो अमोनिया के लिए ये पिरामिडल शेप 1 होगी, ध्यान रखना, ये पिरामिडल शेप 2 होगी और ये हमारी प्लेनर होगी। और प्लेनर का मतलब हो गया कि यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन sp2 हो गए, तो बात ठीक है। अगर ऑप्शन में उसने ए बी सी पॉइंट के बीच में, जैसे उसने दे रखा है ए बी सी, तीनों का दे रखा है कि ए भी क्या होगा हमारा sp3, बी क्या होगा हमारा sp2, या ये क्या होगा sp3, या फिर उसने क्या करके दे रखा है सबका sp2 sp2 sp2, और एक करके उसने दे रखा है sp3.3 sp2 sp3.33, या सबका sp3.33 या sp3.33 या sp3.33। अब तुम्हें आंसर कौन सा लगाओगे, आंसर ये होगा तुम्हारा कि जो ये पॉइंट दे रखे हैं, ये जो पॉइंट होगा इस पे जो पिरामिडल शेप का होगा उसका sp3.33 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो ये पॉइंट होगा इसका भी sp3.33 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जो ये पॉइंट होगा इस पॉइंट पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो ये एक्सिस है इसके बिल्कुल जो मिडल में एक पॉइंट अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं D, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से निकल के आ गया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, या व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एट पॉइंट T, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एट पॉइंट D। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन sp2, बी ऑप्शन sp3, सी ऑप्शन
सी ऑप्शन बताओ, सी ऑप्शन कितना हो जाएगा? SP 2.6 या D SP 2.5? बताओ आंसर। एक SP2, एक SP3, एक SP 2.6 और एक SP 2.5 या 2.61 के अप्रोक्स कुछ लगा लेना, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने लगाया SP 2.5 बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत। फिर जिन बच्चों ने लगाया SP2 वो भी बिल्कुल गलत, जिन बच्चों ने लगाया SP3 वो भी बिल्कुल गलत। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? SP 2.6 होगा द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एट पॉइंट डी, और एट पॉइंट डी क्या है? इस एक्सिस के बिल्कुल बीच में है, और बीच में होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि 2.5 हो गया। तुमने जिन बच्चों ने 2.5 लगाया उन्होंने इसको SP3 माना और इसको 2 माना और 3 और 2 5 किया, और 3 और 2 5 करके हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? 2.5, जो कि गलत है। लेकिन एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है 3.33, और जब 3.33 और तुम इसमें जोड़ दोगे 2 तो कितना हो जाएगा? 5.33, और 5.33 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, कितना 13, तो 2 चिक कितना आ जाएगा? 12, 3 में से 2 गया 1, फिर से क्या तार लिया हमने 3 और 2 चिक 12, तो कितना आ जाएगा? 2.66 आ जाएगा। तो जब 2.66 आ जाएगा तो यही हमारा मिडिल पॉइंट में एग्जैक्ट क्या होगा? SP 2.66, जो ये पॉइंट है D, इस पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इतना होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछने लगूं, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन और बताता हूं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। अब होगा क्या? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन दे देगा ये, ठीक है। सपोज करो ये दे रखा है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया। अरेंज द पॉइंट्स इन, या मैं कह सकता हूं क्वेश्चन लिखो, अरेंज द पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज S करेक्टर। अरेंज द पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज S करेक्टर। इन पॉइंट को S करेक्टर की फॉर्म में अरेंज करो कि सबसे ज्यादा S करेक्टर किस पॉइंट पे हो गए? इस फॉर्म में, मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन परसेंटेज ऑफ P करेक्टर। P करेक्टर की फॉर्म में कैसे अरेंज करोगे? पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सबके आंसर देना इसलिए क्वेश्चन 7 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पॉइंट इन बिटवीन, या मैं कह सकता हूं इधर लो, ये साइकिल दे सकता हूं, इतनी ही साइकिल गिवन है, ठीक है। इसमें पूछा है उसने हाउ मैनी पॉइंट इन दिस potential diagram is in this potential diagram which show the absolute hybridization। मतलब how many points, इसमें नहीं, पूरे में बता रहा हूं मैं, how many points in this cycle which show the absolute hybridization। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, तो पहले 3 करो, चलो फिर बताता हूँ। और इसी साइकिल को लिखना बहुत बताऊंगा, इस साइकिल के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे NAT में क्वेश्चन आता है, TFR वाले पूछ लेते हैं, कभी साइकिल दे के पूछ लेंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल के पूछ लेंगे, बता यहाँ पे इसकी सेफ क्या होगी, यहाँ से आने में कितने बॉन्ड एंगल का चेंज हुआ है, यहाँ से कितना चेंज हुआ है, तो हर चीज़ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अरेंज द पॉइंट्स इन परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग। कैसे करोगे? देखो
कुछ नहीं करना, तुमने ऑर्डर लगा लिया हो तो बेशक लगा लियो। अब मैं तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट होगा, ये नीचे पॉइंट है, यहाँ पे एब्सोल्यूट पिरामिडल 1 शेप बनेगी और यहाँ पे पिरामिडल 2 शेप बनेगी। पहले ये करो, पॉइंट ए पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, sp3.33। अब जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, sp3.33 ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो तो ऊपर की तरफ हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर कितना आ रहा है, sp2। मतलब जब तुम A से E की तरफ बढ़ रहे हो तो तुम्हारे P करैक्टर कम हो रहे हैं और तुम्हारे S करैक्टर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो sp3 अप्रोक्स sp3 में कितना होता है, S इक्वल टू 25% होता है जब तुम्हारा sp3 के अप्रोक्स क्या होता है, और जब तुम्हारा sp2 रहेगा तो उसमें परसेंटेज ऑफ S करैक्टर रहेंगे 33.33%। तो इसका मतलब इस E पॉइंट पे परसेंटेज ऑफ S करैक्टर हाई होंगे, रेड मार्क से। इस E पॉइंट पे क्या होंगे, परसेंटेज S करैक्टर हाई होंगे। S करैक्टर क्या होंगे, हाई। और जब S करैक्टर हाई होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें P करैक्टर लो होंगे, P करैक्टर क्या होंगे, लो। तो इनका अगर ऑर्डर आ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज S करैक्टर, सबसे ज्यादा S करैक्टर किस में होंगे, E पॉइंट पे। तो सबसे ज्यादा होंगे E पॉइंट पे परसेंटेज S करैक्टर, फिर क्या आ जाएगा D, फिर क्या आ जाएगा C, और फिर क्या आ जाएगा B, और फिर क्या आ जाएगा A। तो तुम्हें तो पिक 2 ही पॉइंट करने हैं बस। एक तो नीचे वाला पॉइंट देख लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देख लो, और इस पॉइंट पे देख लो। इन दोनों पॉइंट पे परसेंटेज ऑफ S करैक्टर कर लो। इन बीच वालों को तो तुम अरेंज कर ही दोगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये कि E में सबसे ज्यादा S करैक्टर होंगे, फिर D में, फिर C में, फिर B में, फिर A में, सब में कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ P करैक्टर। P करैक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा कि जो हमारा A पॉइंट होगा उसमें परसेंटेज ऑफ P करैक्टर ज्यादा होंगे, A B C D E। तो ये हमारा क्या हो गया, B पॉइंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स इन दिस साइकिल विच शो द एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। एब्सोल्यूट का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है जो होना चाहिए। अब बताओ कितने पॉइंट होंगे इस साइकिल में। तो यहां से साइकिल स्टार्ट हुई और यहां पे जाके साइकिल खत्म हो गई। एब्सोल्यूट का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट कितने दिखा रहे हैं इसमें, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये पिरामिडल 2 शेप हो गई, तो ये पिरामिडल 1 शेप हो गई, बिल्कुल ठीक है। इस पॉइंट पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp3.33 होगा। ये भी क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल आ रहा है। इस पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3.33 होगा, ये भी एब्सोल्यूट है। इस पॉइंट पे क्या होगा, sp3.33 होगा। अब एब्सोल्यूट पूछा है, तुम ये तीनों तो काउंट कर लोगे लेकिन दोनों को भूल जाओगे। अरे भाई ये sp2, ये भी तो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन है, और ये इस साइकिल पे, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमारे टोटल कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5। तो इस गिवन साइकिल में कितने हमारे हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट है, सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारा एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। कभी भी पूछ लेता या पूछ लेगा तुम्हें कि अल्टरनेटिव पिरामिडल शेप पे कितने हमारे हाइब्रिडाइजेशन एब्सोल्यूट आते हैं। अल्टरनेटिव पे पूछ ले, पिरामिडल 1 से पिरामिडल 2 अल्टरनेटिव है तो इसके बीच में एब्सोल्यूट कितने आ रहे हैं, इन दोनों को काउंट नहीं करना। जब इनके दोनों के बीच में पूछे, जैसे क्वेश्चन तुम्हें दे दे, बिटवीन द अल्टरनेटिव पिरामिडल शेप, या बिटवीन 1 साइकिल बोल देगा या 2 साइकिल बोल देगा, बिटवीन 2 साइकिल ऑफ पिरामिडल शेप, तो एक साइकिल ये हो गया, एक ही हो गया। तो बिटवीन द पिरामिडल शेप, या मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अल्टरनेटिव पिरामिडल शेप, ऑन अल्टरनेटिव पिरामिडल शेप, हाउ मेनी पॉइंट्स, या बिटवीन देख लो, हाउ मेनी पॉइंट्स सो द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन याद आ रहा है, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हो गए अल्टरनेटिव डेज पे, ये पिरामिडल 1 है और ये पिरामिडल 2, ये दोनों अल्टरनेटिव होंगे। एक के बाद इसको सक्सेसिव बोलते हैं, पिरामिडल 1 पिरामिडल 2 इसको सक्सेसिव बोलते हैं, पिरामिडल 1 से पिरामिडल 1 पे हम अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो इनके बीच में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कितने आएंगे। अगर इन बिटवीन पूछे तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करना। अगर पूछ ले कि अल्टरनेटिव पिरामिडल पे कितने एब्सोल्यूट आ रहे हैं तो ये भी काउंट करोगे। अगर इन बिटवीन पूछ ले तो ये दोनों काउंट नहीं करेंगे। तो पिरामिडल में भी सेम आ जाएगा, एक ही होगा, 5 आ गया। अगर बिटवीन पूछ ले, इन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 अगर पूछ ले इन बिटवीन अल्टरनेटिव
इन बिटवीन अल्टरनेटिव पिरामिडल शेप। तो अल्टरनेटिव की बात करेगा, इन बिटवीन की बात कर दी तो बिटवीन का मतलब ये होगा कि पिरामिडल 1 और ये दोनों हमने छोड़ दी तो इनके बीच में कितना आ रहा है 1 2 3, तो इसका मतलब 3 जो रहेंगे वो एब्सोल्यूट रहेंगे। ऐसे ही प्लेनर का पूछ लेता है कि अल्टरनेटिव प्लेनर पे, तो अल्टरनेटिव प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि एक प्लेनर ये हो गया, एक प्लेनर ये हो गया, तो अल्टरनेटिव प्लेनर क्या होगा कि ये साइकिल एक और आगे बढ़ जाएगी, ये साइकिल और आगे बढ़ जाएगी। तो जब ये साइकिल और आगे बढ़ जाएगी, देखो ध्यान से, ये साइकिल ऐसे, तो अल्टरनेटिव पे पूछा है तो यहाँ से इस प्लेनर का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव पिरामिडल शेप हो गई। तो इस पॉइंट पे अगर उसने पूछ लिया प्लेनर से प्लेनर के साथ कितने पॉइंट आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट आ रहा है। अगर बिटवीन द प्लेनर पूछ लिया कि कितने एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन पॉइंट आ रहे हैं, तो 1 2 3 पॉइंट आ रहे हैं। और सक्सेसिव पे पूछ ले कि बिटवीन 2 सक्सेसिव, तो सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट ये, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से साइकिल की फॉर्म में दे सकता है, एनएटी के टाइप में दे सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं मैं तुम्हें सब बता दिए। इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम इजीली अप्रोच कर लोगे, ऐसे घुमा फिरा के आ जाए, कुछ भी आ जाए कर लोगे, कोई दिक्कत है। ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन 2 तरीके से भी दे सकता है। दूसरा पूछ लेगा कि बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी बैरियर किसका है, सबसे ज़्यादा एनर्जी बैरियर किसका है। तो एनर्जी बैरियर के लिए मैं तुम्हें बताया क्या, जितना ही बैरियर हाई होगा इतना ही ज़्यादा एनर्जी बैरियर होगा, इतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, इसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है डेल थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड एंगल के। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिए, ये क्वेश्चन दे दिया, एक तुम्हें दे दिया NS3 और एक तुम्हें दे दिया NF3, क्वेश्चन नंबर 1 2 डालो यार, 1 और 2, और तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया कि NS3 और एक तुम्हें दे दिया C2H5 C2H5 और पूछ लिया कि एनर्जी बैरियर बताओ किसका सबसे हाई होगा। एनर्जी बैरियर बताना है, एनर्जी बैरियर किसका सबसे ज़्यादा हाई होगा बताओ। अब इसमें दे रखा है, चलो थीटा दे दो, तुम्हें थीटा पता नहीं है। NF3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, NS3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है किससे, NF3 से। लो ये गिवन है, अरे NF3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है बताओ। और इसमें तुम्हें एंगल भी नहीं दे रखा, इसमें एंगल दे रखा है, बताओ कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, एनर्जी बैरियर पूछा है ना, एनर्जी बैरियर को ध्यान में रखना, इस बात से तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। एनर्जी बैरियर का मतलब हो गया ये वाला बैरियर, ये वाला बैरियर, और यहाँ पे ये क्या है पिरामिडल 1 शेप है, और यहाँ पे क्या है प्लेनर शेप है। अब ये जितना बैरियर बढ़ेगा, ये जितना ज़्यादा बैरियर होगा इतना ज़्यादा एनर्जी बैरियर होगा। अब देखो ये एनर्जी बैरियर डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पिरामिडल शेप पे। अगर यह पिरामिडल शेप की वैल्यू कहीं अप्रोक्स यहाँ पे होती तो ये एनर्जी बैरियर कम हो जाता। सिंपल सी बात ये है कि जो एनर्जी बैरियर रहेगा, एनर्जी बैरियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल रहेगा। अब जैसे इस पिरामिडल शेप का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो ये देखो एनर्जी गैप घट रहा है ना बीच में से, इसी तरीके से। तो इसमें क्या है, NS3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो ये क्या होगा ऊपर के, तो इसका सही लिखा है ना, हाँ NS3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बॉन्ड एंगल के, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो एनर्जी बैरियर कम, तो एनर्जी बैरियर कम तो NS3 का एनर्जी बैरियर क्या होगा कम, तो NF3 का क्या होगा एनर्जी बैरियर ज़्यादा होगा। मतलब NF3 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस केस पे NF3 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा और NS3 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब बताओ इन दोनों में एनर्जी बैरियर, यहाँ पे तो एंगल भी नहीं दे रखा, ऐसे कैसे पता करोगे। अब तुम कहोगे सर ये तो बल्किनेस आ गई तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बैरियर बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी बैरियर इसी का होगा और हम क्या कर देंगे गलती। कैसे, अब देखो भाई, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये C2H5 इस तरीके से ग्रुप लगे हुए हैं, ये 3 ग्रुप लगे हैं पैर वाले। अब देखो हमें क्या है, ये हमारे पिरामिडल शेप है, इस तरीके से मानो ये पिरामिडल हमारी शेप है 3, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि जितनी जल्दी ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए, हमारा काम इतना ही आसान। और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए इन बॉन्ड 2 बॉन्ड को इस तरीके से होना पड़ेगा और इसको ऐसे प्लेनर होना पड़ेगा। भाई ये आया कैसे, पहले तो ऐसी थी ना पिरामिडल, ये दोनों तो ऐसी थी ना पिरामिडल, तो ये पिरामिडल ऐसी थी,
तो इस पिरामिडल होने का मतलब क्या हो गया कि इनको ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी ये ऊपर रोटेट हो जाए इतना एनर्जी बैरियर कम होगा। अब जितनी ज़्यादा ये बल्की ग्रुप होंगे, देखो ये जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बल्कीनेस बढ़ने से एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। तो जब एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा कि NH3 का एनर्जी बैरियर ज़्यादा होता है इसकी वजह से, क्योंकि इस पे क्या होगी, बल्कीनेस। इन बल्कीनेस की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी तो ये जल्दी ऊपर जाएंगे, और जल्दी ऊपर जाएंगे तो जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से एनर्जी बैरियर क्या होगा, इसका हाई होगा। तो बल्कीनेस देख के भी नहीं डरना, एनर्जी बैरियर का क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारे के सारे होते चले जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि एक NH3 है और एक PS3 है, दोनों की शेप पिरामिडल है, इसकी भी शेप पिरामिडल है और इसकी भी शेप पिरामिडल है। तो इन दोनों की शेप पिरामिडल क्यों है बता दोगे? रीज़न क्या है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। पॉइंट ए। पॉइंट बी, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होने की वजह से ये पिरामिडल है, और ये भी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होने की वजह से इसका वो है। सी ऑप्शन चलो दे देता हूँ, इसके 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होने की वजह से, और इसका सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से ही पिरामिडल है। भाई पिरामिडल ही होती है ना, ये देखो तुम्हें तो ये नहीं पता होगा कि पिरामिडल कैसे होती है। ये क्या होगी, पिरामिडल हो गई। देखो ध्यान से, ये क्या हो गई, पिरामिडल। अमोनिया की शेप ऐसी होती है। अब इसमें PS3 में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री के हो गए, ये 90 डिग्री के हो गए, ये 90 डिग्री। देखने का तरीका तो क्या है, देखो क्या लग रहा है, होते तो ये दोनों पिरामिडल ही है, लेकिन पिरामिडल होने का रीज़न क्या है, PS3 में लोन पेयर है, अरे कहाँ गया, तो इनका रीज़न ये है कि अमोनिया जो पिरामिडल होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, इसलिए वो पिरामिडल है। लेकिन सिर्फ PS3 पिरामिडल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 3 जो बॉन्ड पेयर है वो 90 डिग्री पे है, इसलिए वो पिरामिडल है। भाई ऐसी तो देखते हो, ये देखो देखो देखो, ये सारे के सारे 90 डिग्री पे है, देख पा रहे हो? अब मैं इनको ऐसे कर दूं, तुम्हारे दिखने का तरीका है, कैसी शेप दिख रही है, पिरामिडल दिख रही है ना। अरे ये अमोनिया की शेप होती है, तो पिरामिडल देखने का तरीका है, बस कुछ नहीं, कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होने की वजह से अमोनिया का पिरामिडल शेप है, और PS3 क्या है, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से पिरामिडल है। इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए पिरामिडल शेप में लोन पेयर होने की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े ट्रिकी से। तुम सोचते, तुम तो तुरंत पहला क्वेश्चन तो देखते तुम ये करो sp3 और भाई इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। फिर दूसरे पे तुम आओगे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाँ ये तो बात है, इनके पास भी लोन पेयर है, ये भी रीजन हो सकता है, तो तुम ये भी कर दोगे मल्टीपल में। तो मल्टीपल में आ जाए या सिंगल में आ जाए, सिर्फ इसका एक ही रीजन होगा कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर और खाली 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से ये पिरामिडल है। कर लोगे क्वेश्चन। और सबसे लास्ट इफेक्ट इन लोन पेयर की वजह से क्या रीजन होता है, इस वोल्डन इन्वर्जन का इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। देखो इसका इफेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कैसे पड़ता है। तुम्हें पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाए वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है कि जब हम इस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे, अगर उसको डेविएट कर दिया तो इसका मतलब ये एक्टिव है, अगर उसको डेविएट नहीं कर पाया तो इसका मतलब वो इनएक्टिव है। अब होता क्या है कि जब हम अमोनिया का केस लेते हैं, जब हम अमोनिया का केस लेते हैं तो भाई इस केस में तुमने ध्यान से देखा होगा कि एक पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप है, बात ठीक है, तुम्हें देखने को लगेगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन जब हम इस सिचुएशन में जाते हैं तो इसके पास क्या आ जाती है, प्लेनरिटी आ जाती है, और इस प्लेनरिटी आने की वजह से, प्लेनरिटी कौन सी आ गई, ये प्लेन नहीं आया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आया, कभी ये काट दो सर ये तो ग्रुप है। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, तुमने कंडीशन पढ़ी होगी कि हमारे पास कोई भी सेंटर है ए, उसके पास चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब B, C, D, E, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी पाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी पाएगी तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इजीली डेविएट कर देगा। सिंपल है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन में सारे ग्रुप डिफरेंट लगाते हैं, सपोज करो R1 लगा रहे हैं, इसमें R2 लगा रहे हैं और इसमें R3 लगा रहे हैं,
ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये जो अमोनिया है ये क्या होना चाहिए था, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब ये तो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनएक्टिव होने का मतलब ये है कि पहले इसकी शेप ऐसी होती है, लेकिन कुछ टाइम पे 1 सेकंड में इसकी शेप ऐसी हो जाती है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट नहीं कर पाता। इसलिए जो एसाइक्लिक अमीन होते हैं उनके पास तीनों ग्रुप होने की वजह से तब भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से कभी भी हम नाइट्रोजन के एसाइक्लिक कंपाउंड कायरल सेंटर में काउंट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये कायरल सेंटर में डज नॉट काउंट, ये कायरल सेंटर में कभी भी काउंट नहीं होते। लेकिन इसकी जगह अगर ये कंपाउंड आ जाए फॉस्फोरस, और इस पे क्या लगा है R1 ग्रुप, R2 ग्रुप और R3 ग्रुप, अब इसमें तो भाई कोई वोल्डर इन्वर्जन नहीं होता, इसमें तो कोई प्लेनरिटी नहीं आती, तो फॉस्फोरस ऐसे कायरल सेंटर काउंट होता है, लेकिन अमोनिया कभी भी कायरल सेंटर काउंट नहीं होता। अगर यही चीज साइक्लिक फॉर्म में आ जाए, ध्यान रखना, अगर यही चीज साइक्लिक फॉर्म में आ जाए, जैसे मैं तुम्हें लिख के दे दूं, ये कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया CH3। अब मुझे बताओ कि इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, तो अब तुम कायरल सेंटर निकाल दोगे। भाई ये जो अमोनिया है, अब ये नाइट्रोजन है, एक कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें वोल्डर इन्वर्जन नहीं हो रहा, प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी। अब ये जो कार्बन है ये भी हमारा कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा, तो कितने कायरल सेंटर हो गए, 2। तो नाइट्रोजन अगर साइक्लिक में आ जाए तो काउंट करो, अगर साइक्लिक में आ जाए तो डज नॉट काउंट, क्योंकि वहां पे वोल्डर इन्वर्जन होता है, प्लेनोसिमेट्री आ जाती है, जिसकी वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट नहीं कर पाता। This was the last application of the Drago compound, and which so that the कि प्लेन पोलैरिटी भी हमारी ड्रैगो कंपाउंड से ही डिफाइन हो सकती है। तो तुमने देखा पूरे समराइज फॉर्म में कितनी एप्लीकेशन है। तो ड्रैगो कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में रहता है, वो कुछ ही कंपाउंड होते हैं, वो सारे मैंने लिखवा दिए हैं। दूसरा कि बेसिसिटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है अगर ड्रैगो कंपाउंड होगा। लोन पेयर जो प्रेजेंट होंगे परसेंट है 100% एस करेक्टर में प्रेजेंट होंगे। ये तीसरा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम तुम्हें बता दिए, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर तुम्हें कंपेयर करके बता दिया। लास्ट चीज क्या बची थी तुम्हें, बेसिसिटी के साइक्लिक कंपाउंड में कैसी होगी, ये साइक्लिक कंपाउंड में कैसी होगी। तो ये जितनी भी पूरी की पूरी कहानी थी ये ड्रैगो कंपाउंड के इर्द गिर्द घूमती है। और इन्हीं सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है, एक कंसेप्ट का और याद आ गया। चलो इसमें अभी बताता हूँ। एक चीज़ और रहती है ड्रैगो कंपाउंड की वजह से, लोन पेयर। 2 लोन पेयर होते हैं, एक स्टीरियो एक्टिव लोन पेयर, एक स्टीरियो नॉन एक्टिव लोन पेयर। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाए तो वो उस लोन पेयर को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिकली। देखो एक लोन पेयर की भी कहानी होती है। लोन पेयर में क्या कि उनका नाम दे दिया गया, बस कुछ नहीं बाकी है, उसमें नाम से डिफाइन करना होता है। कैसे, तुमसे पूछ लेगा स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर कौन से है और स्टीरियो केमिकली नॉन एक्टिव लोन पेयर कौन से है। ये चीज़ और समझ लो, स्टीरियो केमिकली एक्टिव और स्टीरियो केमिकली नॉन एक्टिव लोन पेयर। देखो अमोनिया से कहानी स्टार्ट करते हैं। अमोनिया में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ये लोन पेयर प्रेजेंट थे, ये लोन पेयर प्रेजेंट किस में, sp3 में। तो जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाए उन लोन पेयर को हम स्टीरियो केमिकली, स्पेलिंग देख लेना क्या करना है मुझे, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाए वो सारे के सारे लोन पेयर होते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर होंगे स्टीरियो केमिकली एक्टिव, ये शेप को भी इफेक्ट करते हैं, ये ज्योमेट्री को भी इफेक्ट करते हैं। इन दोनों का रोल दोनों जगह होता है, शेप और ज्योमेट्री दोनों में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए वेस्पर थ्योरी में तुम देखते हो कि लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो तब इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब वो हमारे स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा PS3 की बात करूं भाई, PS3 के पास भी तो लोन पेयर है, ये रहा भाई लोन पेयर। लेकिन ये जो लोन पेयर है वो प्योर एस में प्रेजेंट है, प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जब प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। तो ऐसे लोन पेयर को हम स्टीरियो केमिकली नॉन एक्टिव लोन पेयर बोलते हैं, स्टीरियो केमिकली नॉन एक्टिव लोन पेयर। अब ये लोन पेयर ना तो ज्योमेट्री को इफेक्ट करते, ना तो ये लोन पेयर ज्योमेट्री को इफेक्ट करते, ना ही उसकी शेप को डिफेक्ट करते, ना ही ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते। तो ऐसे लोन पेयर जब इनएक्टिव हो गए तो उनका होना ना होना तो बराबर ही है। तो ऐसे लोन पेयर बहुत सारे कंपाउंड देके दे देगा। तो जितने भी ड्रैगो कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखो, जितने भी
ड्रैगो कंपाउंड्स होते हैं उन सारे कंपाउंड में स्टीरियोकेमिकली नॉन एक्टिव लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड वाले होते हैं, हाइब्रिड में भी ध्यान रखना जिसमें s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, लोन पेयर देख लेना, लोन पेयर कभी p ऑर्बिटल में भी मिल जाएंगे तुम्हें। तो जो लोन पेयर पार्टिसिपेट होते हैं उनको हम स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं, जिनसे शेप और ज्योमेट्री भी इफेक्ट होती है। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा बहुत सारे लोन पेयर दे देगा, तुम्हें कंपाउंड लिख देगा। जैसे एनईटी में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें कंपाउंड दे दे, जैसे तुम्हें कंपाउंड दे दे CH4 PS3 PF3 NS3 NF3 S2S ASS3 H2SC S2TE BIS3 और इसमें पूछ ले कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर कितने हैं और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कितने हैं, तो बताओ मुझे कैसे फाइंड आउट करोगे। कुछ नहीं करना, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर जिनके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा, CH4 इसके पास भी हाइब्रिडाइजेशन है, अरे गधो इसके पास क्या लोन पेयर है, नहीं है। तो जब लोन पेयर है ना तो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव में आएगा ना स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव में आएगा। तो यही सबसे पहली मिस्टेक, तो इसलिए मैं CH4 लिखा था। तुम देखते कहोगे कि अच्छा इसमें तो लोन पेयर नहीं है तो इसे इनएक्टिव में लिख दें। इनएक्टिव में क्यों लिख दोगे, ये क्या इसके पास लोन पेयर है, तुम इसे इनएक्टिव में कैलकुलेट कर लोगे? नहीं, ऐसी चीज जो प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको काउंट ही क्या करना भाई। अब तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है, तो तुम्हारा उसका कंपेयर कैसे, उसका कंपेयर तो उसके साथ होगा ना जिसके पास गाड़ी है। भाई हाँ उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये गाड़ी है, अच्छा उसके पास मारुति 100 है और उसके पास तो वो है भाई स्विफ्ट डिजायर है। तो देख रहे हो स्टीरियोकेमिकली, तो ये ना तो एक्टिव में आएगा नॉन एक्टिव में आएगा, इसे बगल ही करो, फेंक दो इसको बाहर। अब PS3 क्या हो गया, ड्रैगो कंपाउंड, तो इसके 100% ऑप्टिकली। PF3 क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा। NS3 ये भी एक्टिव लोन पेयर होगा, NF3 ये भी एक्टिव लोन पेयर होगा, S2S ASS3 BIS3 S2TE S2SE सारे के सारे ये ड्रैगो कंपाउंड है, सारे के सारे ये लो पोटली बांध दी, ये सारे के सारे क्या है, ड्रैगो कंपाउंड है, सारे ड्रैगो कंपाउंड है, तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। तो अब देखो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर कितने हो गए, 1, ये नहीं आएगा, 1 2 3, तो इसमें कितने आ गए, सिर्फ 3 आ गए। और इसमें कितने आ गए स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव में, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने आ गए, 6। तो ऐसे स्टीरियोकेमिकली एक्टिव बहुत एनआईटी में क्वेश्चन दे देगा इधर उधर के, तो इन क्वेश्चन को इजीली आराम से हैंडल करना है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। तो अब तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर पूछ ले, इन्हीं ड्रैगो कंपाउंड में तुम्हें बोल दे, जैसे देखो यहाँ देखो तुम्हें बोल दिया CH4 PF3 NS3 PS3 ये क्वेश्चन है, और तुम्हें बोल दिया हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ P करेक्टर प्रेजेंट इन विच कंपाउंड, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस बॉन्ड में प्रेजेंट है, किस कंपाउंड में, किस बॉन्ड में प्रेजेंट है, किस बॉन्ड में प्रेजेंट है, कैसे पता करोगे, देखोगे क्या इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे, नहीं। ड्रैगो कंपाउंड देखो, ड्रैगो कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड में 100% P करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो PS3 में 100% P करेक्टर प्रेजेंट हो गए, बात आंसर। अगर ये पूछ ले कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा, तुम्हारे पास लोन पेयर दे दी, ये लोन पेयर दे दिए, ये लोन पेयर दे दिए, कि लोन पेयर जो 100% प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भाई। तुम्हें सारी चीज बता दी ना, लेकिन तुम्हें ना कोई चीज वो बोर्ड पे दिखनी चाहिए कि हाँ इसे हमने पढ़ा है। अब क्वेश्चन तुम्हें कैसे भी आ जाए, कंसेप्ट समझा दिया, सब कुछ बता दिया, क्वेश्चन माशाल्लाह सही हुआ तो सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर दिमाग लगा लो, थोड़ा सा लगा लो कि सर ने तो सब बता रखा है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, ड्रैगो कंपाउंड की रिलेटेड इसके एप्लीकेशन, बेसिसिटी, फलाना ढिमकाना, कुछ भी आ जाए, परसेंटेज एस करेक्टर का लोन पेयर में पूछे, व्हाटएवर जो भी पूछे, तो इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा इसका कंसेप्ट भी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर इतनी देर से मैं गा रहा हूँ, चोट लग गई, इतनी देर से एस करेक्टर गा रहा हूँ कि एस करेक्टर क्या होगा, तो एस करेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि एस करेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है।